प्यारे बच्चों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्री उमेश मिश्रा साहब ने अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच में आने का प्रयास किया और हमें अपने ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित किया। आपने बहुत से इनके विचार आपने सुने और मैं नहीं समझता हूँ कि आपने किसी ने नोट भी किया होगा। किसी ने नोट किया? आप लोगों ने नहीं किया ना? किया कुछ लोगों ने? गुड, थैंक यू। तो आप सब लोग शोर करेंगे कि आपको ध्यान से सुनेंगे? पक्का? अभी आपने मॉर्निंग से एक सुन रहे हैं विचार कि हमें एक डेवलप्ड स्टेट में रहना है, एक जीनियस सिटीजन बनना है, हमें अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म्स करने हैं। तो आपके सुनते सुनते कान थक नहीं गए? आपने कोई क्वेश्चन अपने आप से किया? अच्छा, आप सब लोग एक बार खड़े हो जाइए, सभी लोग स्टैंड अप और 3 बार जंपिंग करिए। खड़े होकर के जंपिंग करिए, ऊपर ऊपर जंप करेंगे, सभी लोग जंप करेंगे। जंप करिए, देखते हैं कौन ज़्यादा कूदता है। गुड, प्लीज सिट डाउन, आप बैठ जाइए। आप सब लोग प्लीज टेक यू सीट और एक बार गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए, आप लोग नोटबुक और पेन हाथ में रखिए और आप ये सोचिए कि आज दुनिया में जो स्टडी हो रही है, रिसर्च हो रहे हैं कि एक डेवलप्ड स्टेट बनने के लिए लोग कहते हैं कि जिस कंट्री के पास कोस्टल एरिया मैक्सिमम हो वह कंट्री एक प्रॉस्पर स्टेट, एक प्रॉस्पर कंट्री बन सकती है, क्योंकि 100 किलोमीटर ओशन से रेडियस में पूरी वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन है और वर्ल्ड की 80% ट्रेड सी रूट से होते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि जिसके पास मैक्सिमम कोस्टल एरिया है वह स्टेट, वह कंट्री एक प्रॉस्पर कंट्री बन सकती है। तो हमारे देश में 11,079 किलोमीटर कोस्टल एरिया है। जितना कोस्ट लाइन इस कंट्री के पास है उतना चाइना और रसिया दोनों देश के पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम डेवलप्ड स्टेट नहीं है। कुछ लोगों की समझ है कि अगर हिमालय, आपका माउंटेन एरिया आपके पास अधिक है, मैक्सिमम है, तभी भी आप एक डेवलप्ड स्टेट बन सकते हैं। लेकिन 3,500 किलोमीटर हमारे देश में हिमालयन रेंज है और इतना बड़ा माउंटेन होने के बावजूद ये कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसर्च किया जाता है, वो कहा जाता है कि जिस कंट्री के पास डेल्टा है, फार्मिंग लैंड है, वह वर्ल्ड की एक डेवलप्ड स्टेट हो सकती है। चाइना ने देखिए ब्राज़ील में लैंड को लीज पे लिया फार्मिंग के लिए। अफ्रीकन कंट्री में फार्मिंग के लिए लैंड लीज पे ले रहे, लेकिन हमारे देश में जितनी फार्मिंग लैंड है चाइना का हमसे 50% है। 1.74% फार्मिंग लैंड चाइना से हमारे पास अधिक है, लेकिन चाइना जहाँ पर है वहाँ पर आज हम नहीं हैं। थर्ड है कि जिसके पास फॉरेस्ट लैंड ज़्यादा होती है, फॉरेस्ट वेल्थ होते हैं, वो हर्ब्स, नेचुरल रिसोर्सेज से इकोनॉमी अर्न करते हैं। लेकिन 1400 टाइप के प्लांट्स की प्रोडक्ट हम एवरी ईयर एक्सपोर्ट करते हैं, फिर भी हम वहाँ पर नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है?
हमारे पास ओशन कोस्टल एरिया है, हमारे पास डेल्टा है, हमारे पास माउंटेन एरिया है, और आप देखिए डेजर्ट हमारे पास जितना है, इजराइल जैसे 3 देश इस हमारे देश में बन जाएंगे जितना हमारे पास डेजर्ट है। नेचुरल रिसोर्सेस भी हमारे पास है। कुछ लोग का ये मानना है कि जिस कंट्री के पास मिनरल्स होंगे वह कंट्री प्रॉस्पर स्टेट होगी, लेकिन दुनिया में 4 कंट्री ऐसी हैं जहां पर नेचुरल रिसोर्सेस जीरो हैं। वो है सिंगापुर, जापान, स्विट्ज़रलैंड एंड इजराइल, जहां पर मिनरल्स जीरो हैं, लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड स्टेट है। दुनिया में उनकी अलग पहचान है, प्रॉस्पर है, प्रॉस्पेरिटी है। फॉरेस्ट वेल्थ हमारे पास है। अब वाटर रिसोर्सेस के ऊपर भी अगर हम देखें तो लॉट्स ऑफ रिवर्स हमारे पास हैं। तो आप लोग विकसित भारत, डेवलप्ड कंट्री कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, मैंने मॉर्निंग में क्वेश्चन किया था। तो आप इसके लिए आज दुनिया की इकोनॉमी है मिनरल्स एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड की इकोनॉमी है। कहा जाता है कि जिस कंट्री के पास मिनरल्स होंगे, टेक्नोलॉजी होगी, वह कंट्री वर्ल्ड की प्रॉस्पर कंट्री होगी। आज चाइना के पास वर्ल्ड का 50% मिनरल्स है। टेक्नोलॉजी में आप देखें तो यूएस अपने जीडीपी का 2% टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है। अब यूएस की इकोनॉमी है $29.185 ट्रिलियन, उसका 2% वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड चाइना है, वो अपने जीडीपी का 2.5% टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है। चाइना की जीडीपी है $16.566 ट्रिलियन। साउथ कोरिया अपने जीडीपी का 4% टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है। जापान 3.5% और 30 कंट्री यूरोपियन यूनियन है, वो 3% जीडीपी में अपने जीडीपी का 3% टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारा देश सिर्फ 0.79% टेक्नोलॉजी में अपने जीडीपी का इन्वेस्ट करता है, जबकि हमारी इकोनॉमी साइज $3.92 ट्रिलियन है। तो हमारी जो इकोनॉमी $3.92 ट्रिलियन है, हम उसका 0.79% टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूएस की इकोनॉमी $29.85 ट्रिलियन, वो कर रहे हैं 2%। चाइना की इकोनॉमी $16.566 ट्रिलियन, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 2.5%। जापान की इकोनॉमी $4.112 ट्रिलियन, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 3.5 ट्रिलियन, 3.5%। तो आप लोग ये सोचते हैं कि ये क्यों डिस्पैरिटी है? चूँकि हमारे देश की, हमारे नागरिक की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, वो कमजोरी ये है कि अल्लाह दे खाने को कौन जाए कमाने को। प्रमोटिंग फ्री बी स्कीम, जो सरकार इस देश में मुफ्त में बांटती है, वह सरकार सिटीजन का एम्पावरिंग नहीं कर सकती है। इसलिए आज आप प्रतिज्ञा लीजिए कि मेरे माता पिता सरकारी सहायता लेते हैं, लेकिन जिस दिन मैं तैयार हुआ, मैं कभी गवर्नमेंट की खैरात पर अपना जीवन निर्वाह नहीं करूंगा। मैं खुद कमाऊंगा, खुद खाऊंगा, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये बात करेंगे आप? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अगर ये भावना नहीं रखेंगे तो आप कभी विकसित भारत में नहीं रह पाएंगे। आप खुद कहिए कि हम फ्री बी स्कीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सरकारी ग्रांट में उसको बिलीव नहीं करेंगे। हमें कुदरत ने सब कुछ दिया है, हम अपना मेहनत करेंगे, परफॉर्म्स करेंगे, हम अपनी जीवन को चलाएंगे। तो कितने लोग ऐसे हैं कि अपने ज़िंदगी में कभी ये राशन फ्री नहीं लेंगे, पैसे फ्री नहीं लेंगे? ऐसे हैं कोई लोग?
दो चार धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। आप करेंगे? हम कभी भी फ्री बी स्कीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम भूखे मर जाएंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे। ये बात सही है? तो आपको इसके लिए ग्रेट सिटीजन बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? तो आप नोट करिए, देयर आर 11 सिम्टम्स इन ए जीनियस पर्सन। देयर आर 11 सिम्टम्स इन ए जीनियस पर्सन। एक जीनियस पर्सन में 11 प्रकार के सिम्टम्स पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। आपको ये लक्षण, इस प्रिंसिपल को फॉलो करने होंगे। नंबर 1, वर्क पॉलिसी। नंबर 1, वर्क पॉलिसी। हमारी कार्यनीति कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। आप लोग परीक्षा में फर्स्ट आना चाहते हैं कि फेल होना चाहते हैं? सभी लोग फर्स्ट आना चाहते हैं। फेल होने की इच्छा नहीं है? कोई नहीं। स्कूल की परीक्षा में फर्स्ट आना इम्पोर्टेंस नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था, 3rd या 4th क्लास में था, तो हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे स्कूल में आए थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए हम लोगों से क्वेश्चन किया था कि कितने विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में फर्स्ट आना चाहते हैं। तो आप तो ऐसे बोला हम आना चाहते हैं। हम लोगों ने खड़े होकर जम करके बोला था हम आना चाहते हैं। तो वो मुस्कुराते हुए कहे कि हमें ऐसे विद्यार्थी की ज़रूरत नहीं है जो परीक्षा में फर्स्ट आना चाहते हैं। उन्होंने कहा न हमें आवश्यकता है, न हमारे कंट्री को ज़रूरत है। उन्होंने एक सेंटेंस कहा था, मेरे मस्तिष्क में आज भी वो याद है। वो कहा, व्हाट यूर फील्ड यू सेलेक्ट, ट्राई टू एक्सेल इन इट। आप जो भी अपनी ज़िंदगी का फील्ड चुने, उसमें फर्स्ट आने की कोशिश करें। स्कूल की परीक्षा में फर्स्ट आना इम्पोर्टेंस नहीं है, जिंदगी की परीक्षा में फर्स्ट आना इम्पोर्टेंस है। आप अपने लाइफ का जो भी फील्ड चूज करते हैं वहाँ फर्स्ट आने की कोशिश करिए। आप देखिए धीरू भाई अंबानी, गौतम अदानी, बोथ आर नॉट मैट्रिक, लेकिन जो फील्ड उन्होंने चूज किया बिजनेस, वहाँ नंबर 1 आने की कोशिश किया। आप देखिए गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर किसी यूनिवर्सिटी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए, लेकिन जो फील्ड चुना लिटरेचर, उसमें वो नोबेल प्राइज लेकर के आए। आप देखिए जिसकी बुक पर दुनिया के लोग पीएचडी करते हैं, वो विलियम शेक्सपियर, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए, लेकिन लोग उनको अपना एक आइडियल मानते हैं। आप देखिए एप्पल फ़ोन का नाम सुना है? लेने के लिए लठ खाए आप लोग? नहीं खाए। लोग उसको खरीदने के लिए लठ खाए मुंबई में। लेकिन एप्पल फ़ोन के निर्माता स्टीव जॉब्स, ही वॉज नॉट ए ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट नहीं थे। आप देखिए, अगर आप देखिए सबसे बड़े क्रिकेट का भूत चढ़ा रहता है आप लोग को, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, वो 9th क्लास में फेल हो गए थे। तो आप अपने ज़िंदगी का, अपने लाइफ का जो भी फील्ड चुने, उस फील्ड में फर्स्ट आने की कोशिश करें। स्कूल के एग्ज़ाम में फर्स्ट आना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में नंबर 1 बने, तो आपको 4 टाइप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितनी टाइप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? लिखिए, नंबर 1, अराइव इन क्लासरूम अर्ली। क्लासरूम में समय से पहले पहुंचना, ये लाइफ की पहली प्रैक्टिस है। क्लासरूम में समय से पहले पहुंचना। आपको सुबह और दोपहर में, आफ्टरनून में यहाँ आने के लिए फोर्स को बुलाना पड़ा, लेकिन आप क्लासरूम में, ये आपका क्लासरूम है। अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं तो क्लासरूम में सबसे पहले यहाँ आना चाहिए।
तो सबसे पहली जिंदगी की प्रैक्टिस है क्लासरूम में समय से पहले पहुंचना। दूसरी प्रैक्टिस, टीचर की बात को कंसंट्रेट होकर सुनना। जो भी अपने क्लासरूम में या जो यहाँ पर आपको बात की जा रही है उसको कंसंट्रेट होकर के सुनना। आप सोचिए कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी प्रैक्टिस ये है कि अपने होमवर्क को इंटरेस्ट लेकर करना। जब आप यहाँ से अपने रूम में जाएं, कैंपस में जाएं, तो आप वहाँ बैठकर सोचें कि जो इन्होंने बताया था सही बताया या गलत बताया। इन्होंने ऐसी बात की तो क्यों किया, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता था। अभी ऑनरेबल मिश्रा साहब ने आपको बताया हमें आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, लेकिन आपने कभी क्वेश्चन किया कि हम आत्मा की आवाज़ को कैसे सुनें, आंख बंद करके कैसे देखें? आपने इनको क्वेश्चन करना चाहिए था। आप हमें समझाइए। लेकिन अब मुझे अफसोस है कि आप लोगों में से एक भी खड़ा होकर के क्वेश्चन नहीं किया कि आप ये बोल रहे हैं इसका सलूशन क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ है अपने होमवर्क को इंटरेस्ट लेकर करना। और फोर्थ प्रैक्टिस ये है कि जो कल हमें पढ़ना है उसकी प्लानिंग प्रिपरेशन हमें आज करना। जो आज से हमें 5 बरस 10 बरस के बाद काम करना है उसकी तैयारी हमें आज करना चाहिए। इसे कहते हैं इमेजिनेशन। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि प्रत्येक बच्चे अपने जन्म के साथ 2 ईश्वरीय वरदान लेकर पैदा होते हैं। नंबर 1 पावर ऑफ आइडियाज और नंबर 2 पावर ऑफ इमेजिनेशन। विचार की शक्ति, वैचारिक शक्ति और कल्पना की शक्ति। आइडिया और इमेजिनेशन हमें बाय बर्थ मिलता है, डिवाइन बून्स। ये दो ईश्वरीय वरदान हैं। लेकिन 2 चीज़ हमें खुद पैदा करनी होती है। हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली इंस्टीट्यूशन, हमारी स्कूल इंस्टीट्यूशन, हमारी सोसाइटी इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि अपने सिटीजन में 2 चीज़ पैदा करें। और वो 2 चीज़ हैं क्यूरियोसिटी, सीखने की जिज्ञासा, और क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। यह 2 चीज़ आपके टीचर्स की, आपके पेरेंट्स की, आपकी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह आपके अंदर ये चीज़ पैदा करे। तो इसे कहते हैं वर्क पॉलिसी। तो वर्क पॉलिसी क्या बनाएंगे? कितनी बातें मैंने बताई। सबसे पहले क्लासरूम में पहुंचेंगे, नंबर 1। नंबर 2 अपने टीचर की बात को कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। नंबर 3 अपने होमवर्क को इंटरेस्ट लेकर करेंगे। और नंबर 4 जो कल हमें पढ़ना है उसकी प्लानिंग प्रिपरेशन हमें आज करनी है। सेकंड सिम्टम्स, फ्लेक्सिबिलिटी। हमें कभी भी फंडामेंटलिस्ट फनेटिक्स नहीं होना चाहिए। हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। हमें आर्गुमेंट की तरफ इतना नहीं जाना चाहिए कि जो हार्मफुल हो। तो हमें एक अपने आप को ऑप्शंस रखना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल होने का कोशिश करना चाहिए। ज़्यादा लूज भी लॉस है और हार्ड भी लॉस है। आप देखिए, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमें सेंटर में रहना चाहिए और वह है आत्म सेंटर। यहाँ पे होना चाहिए, आत्मा को सोचना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। और नंबर 3 है ओरिजिनलिटी। जिंदगी 2 प्रकार की होती है। एक होती है सेल्फ प्रोजेक्शन की और दूसरी होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। तो आप लोग कौन सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? सेल्फ प्रोजेक्शन की या सेल्फ कॉन्फिडेंस की?
अगर सेल्फ प्रोजेक्शन की ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं तो आप देखिए, ग्रीक में एक वर्ड है पर्सोना। पर्सोना का शब्द है, उसे आगे चल करके बना इंग्लिश में पर्सनालिटी। पर्सोना का मीनिंग है कि जो आप नहीं हैं वो खुद को आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ग्रीक में जब ड्रामा होते थे, नाटक होते थे, तो कोई क्वीन का, कोई उनके ड्रेस को देखकर समझते थे किंग है, क्वीन है, सर्वेंट है। इसको पर्सोना कहते थे। और पर्सोना से बना पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स चलते हैं, अर्थात जो आप नहीं हैं वो खुद को आप प्रोजेक्ट करते हैं। इसे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है उसके अंदर ईगो पैदा होता है। कंसिडरिंग योर सेल्फ बट यू आर नॉट। जो आप हैं उसे आप समझना नहीं चाहते, और जो आप नहीं हैं वो आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो सेल्फ प्रोजेक्शन की लाइफ को न जीकर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की लाइफ में बिलीव करना चाहिए। हमारे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा जिनका योगदान है, उनका नाम था श्री KPS गिल। श्री KPS गिल साहब इस हमारे मिशन के चेयरमैन काफ़ी वर्षों तक रहे। उन्होंने एक बात सिखलाई। हमने कहा कि क्रेडिबिलिटी को लॉस लोग कर देते हैं, ऐसे क्यों कर देते हैं? मैंने ऐसे एक साथ आर्गुमेंट किया तो उन्होंने कहा, बेटा देखो, जिंदगी क्रेडिबिलिटी दो प्रकार की होती है। हमने कहा क्या? तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि एक क्रेडिबिलिटी तलवे चाट कर बनाई जाती है और दूसरी क्रेडिबिलिटी तलवे घस कर बनाई जाती है। तो जो तलवे घस कर बनाई जाती है वो सस्टेनेबल होती है, और जो खुशामद करके, प्रोपेगेंडा करके वो क्रेडिबिलिटी को अचीव किया जाता है, उसका कोई फ्यूचर नहीं होता है। तो हमें हैव ए गुड हार्ड वर्क, कीप गुड इंटेंशंस, बी ऑन द राइट ट्रैक एंड राइट डायरेक्शन। हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, अच्छी नीयत रखना चाहिए, सच रास्ते पर चलना चाहिए और सही दिशा में चलना चाहिए। तभी हम ओरिजिनलिटी को समझ सकते हैं। नंबर 4, इमेजिन लाइक अ चाइल्ड। हमें हमेशा बच्चों की तरह कल्पना करना चाहिए। किसकी तरह कल्पना करना चाहिए? आप बच्चे हैं या बड़े? आप बच्चे होकर के कुछ सीखते हैं? अच्छा, चलो मैं आपको भी बता रहा हूं, अभी 14 जनवरी आने वाली है। आने वाली है नहीं आने वाली? जिसे कहते हैं मकर संक्रांति उताहनी। तो आप लोग पतंग उड़ाएंगे? तो पतंग उड़ा करके आपने क्या सीखा? आपकी तरह एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था माइकल फैराडे। क्या नाम था उनका? माइकल फैराडे। उन्होंने पतंग उड़ाया और पतंग को उड़ा करके उन्होंने सोचा कि इसमें न्यूमेटिक एयर प्रेशर है। क्या है इसमें? एयर प्रेशर है, इसमें हवा का दबाव है। तो उन्होंने क्या किया? केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, उसको उन्होंने कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट करके बताया कि इस एयर में 78.04% नाइट्रोजन है, 20.946% ऑक्सीजन है, 0.943% ऑर्गन है, 0.039445% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.0018% नियोन है,
0.0005 to 4% हीलियम है, 0.00179% मीथेन है, 0.000114% क्रिप्टॉन है, 0.000055% हाइड्रोजन है, 0.0000325% नाइट्रस ऑक्साइड है, और सबसे इम्पोर्टेंस इसमें 0.00001% कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स पॉइजन होता है। 0.00009% जिनोन है, 0.0000000 ओजोन है, और सबसे इम्पोर्टेंस है कि 0.00000 ओजोन है और 0.00001% आयोडीन है। लेकिन इस एयर केमिकल कंपोजिशन में एक सेल है, उसका नाम है मॉलिक्यूल। क्या नाम है? आप कभी हैदराबाद जाएंगे तो वहाँ एक इंस्टीट्यूशन की विजिट करिए, उसका नाम है CCMB। क्या नाम है? सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिकुलर बायोलॉजी। वह मॉलिक्यूल सेल इस एयर को हमारे बॉडी में, हमारे मुख और नोज के बीच में मिलियन सेल्स होते हैं, और उस एयर को रिफाइन करते हैं। वो नाइट्रोजन को, हीलियम को, आर्गन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, जो पॉइजन है, सबको अलग करके हमारे लंग्स में ऑक्सीजन डालते हैं, और वह ऑक्सीजन हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड से फिर वो जा कर के हमारे ब्रेन और हार्ट में आता है, और जिससे हमारी लाइफ चलती रहती है और वो अच्छा होता है। अगर इसको हम 4 मिनट के लिए स्टॉप कर दें तो अ ह्यूमन बीइंग विल बिकम वेजिटेटिव फॉर्म। हमारी जीवन की वैल्यू सिर्फ 4 मिनट्स होगी। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमें हमेशा इमेजिनेशन करना चाहिए कि उन्होंने पतंग उड़ा करके ये सोच कर ली। आप देखिए, आप लोग वॉश बेसिन में यहाँ हैंड वॉश करते हैं, आपके यहाँ वॉश बेसिन लगा है यहाँ पे, आप देखते हैं कि होल में वाटर रोटेट करते हुए जाता है, स्ट्रेट जाता है, रोटेट करता है। आपने सोचा कि वाटर रोटेट क्यों कर रहा है? आपकी तरह एक गर्ल्स थी, उसका नाम था व्हीलर विल्कॉक्स। उसने ये देखा कि वाटर ये रोटेट करते हुए इस होल में क्यों जा रहा। उसने अपने टीचर से पूछा, अपने पेरेंट्स से पूछा, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुई। अभी हमारे मिश्रा साहब कह रहे थे कि अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, कह रहे थे हमें अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बोल रहे थे या नहीं रहते? तो हम भी कहते हैं हमें अपने टीचर पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन उनकी बात पर कभी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी बात पर अगर हमने विश्वास किया तो हम अपने आप को, ब्रेन को मॉर्गेज कर देंगे। अगर व्हीलर विल्कॉक्स ने अपने टीचर की बात को विश्वास कर लेती, अपने पेरेंट्स पर विश्वास कर लेती, तो वह वाटर के विषय में इतना रिसर्च नहीं कर सकती। उसने आगे चलकर 17 ईयर्स स्टडी किया, और 17 ईयर स्टडी करके बताया कि 333 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर वाटर इन दिस यूनिवर्स, इसमें 96.54% वाटर अंडर ओशन, समुद्र में है, 1.79% वाटर स्नो फॉर्म ग्लेशियर में है, 1.69% वाटर ग्राउंड वाटर है जो ज़मीन के नीचे है, 0.022% वाटर ग्राउंड ग्लेशियर वाटर है, 0.013% वाटर लेक वाटर है जो झीलों में है, 0.001% वाटर एटमॉस्फेयर वाटर है जो हवा के अंदर है, 0.001% वाटर मॉइस्चर वाटर है जो मिट्टी सॉइल में है, 0.0002% वाटर रिवर वाटर है जो नदियों के अंदर है,
0.0008% वाटर स्वैम्प वाटर है जो दलदल में है, और 0.0001% वाटर बायोलॉजिकल वाटर है जो ह्यूमन, एनिमल, बर्ड, प्लांट के बॉडी फॉर्म में है। उसमें 1% वाटर ही ड्रिंकिंग वाटर है। उसने ये रिसर्च किया, एनालिसिस किया कि साइक्लोन और ज्वार भाटा ये सब क्यों आते हैं। इस पर थीसिस लिखी। अगर उस लड़की ने इस वाश बेसन में जो वाटर रोटेट करते हुए जा रहा है, इस पर उन्होंने क्वेश्चन किया, तो ये क्या है, इमेजिनेशन एंड आइडिया। उसने कल्पना किया ऐसा क्यों हो रहा। तो अगर आपको जीनियस पर्सन बनना है तो इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए। कितना हमने बताया, हमने कितनी क्वालिटी बताई जीनियस पर्सन की, किसने नोट किया है? आप बताइए कौन कौन सी बताया मैंने। नंबर 1 वर्क पॉलिसी, नंबर 2, नंबर 3, ये लड़के नहीं कुछ बोल रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं ऐसे गला फाड़ने वाला नहीं हूँ। आप ये देखेंगे कल से ये चीज़ें हमें नहीं मिलनी चाहिए। ये आपका क्लासरूम नहीं है, यहाँ आपको डिसिप्लिन का परिचय देना है। हर एक स्पीच का आपको नोटबुक बनाना है, और नोटबुक लास्ट में आप हमें प्रेजेंट करेंगे, और जो इसका सबसे अच्छा होगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, और जो सबसे बेस्ट होगा और जो अच्छा नोट बनाएगा उसको, सबकी स्पीच का जो अच्छा नोट बनाएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, और जो सेकंड आएगा उसको 75,000, और जो थर्ड आएगा उसको 50,000, और बाकी जो नहीं बना पाएगा उसको भगवान का आशीर्वाद दिया जाएगा। तो आपको भगवान के आशीर्वाद लेना है, क्या करना है? हमारे देश की प्रॉब्लम है, हम पैदा हुए भगवान ने कर दिया, हम बड़े हो गए भगवान ने कर दिया, परीक्षा में पास हो गए भगवान ने कर दिया, शादी हो गई भगवान ने करा दिया, बच्चा पैदा हुआ भगवान ने कर दिया, नौकरी मिल गई भगवान ने कर दिया, और बुढ़े होके मर गए भगवान ने मार दिया। तो पैदा होने से मरने तक का जब कॉन्ट्रैक्ट भगवान लेगा तो आप चांद पर, मून पर, वीनस पे नहीं जा पाएंगे। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपना परिश्रम करना पड़ेगा, और ये आपकी कमजोरी नहीं चलनी चाहिए। तो मैं अपनी स्पीच अब आगे नहीं दे सकता, आप चूँकि डिसिप्लिन का परिचय नहीं दे रहे। अब देंगे? तो चलो एक बात और बता देता हूँ। एक नेक्स्ट है अनक्वेंचेबल क्यूरियोसिटी। अनक्वेंचेबल क्यूरियोसिटी, निरंतर सीखने की जिज्ञासा। हमें हमेशा निरंतर कोशिश करना चाहिए कि हमें लोगों से सीखना है। अभी जो इन्फॉर्मेशन की बात की, हमारे लाइफ में 5 सोर्स हैं इन्फॉर्मेशन के। सबसे पहले हम फैमिली इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं, लर्न फ्रॉम फैमिली। दूसरा हम लैंग्वेज सीखते हैं सोसाइटी से, लर्न फ्रॉम सोसाइटी। थर्ड करिकुलम, पाठ्यक्रम से हम सीखते हैं, स्कूल कॉलेज से, लर्न फ्रॉम करिकुलम। और फोर्थ है लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, हम जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। और फिफ्थ है लर्न फ्रॉम नेचर, हम प्रकृति से सीखते हैं। तो हमारे जीवन में ये इन्फॉर्मेशन के 5 सोर्स हैं। तो हमें यहाँ से लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो एक बात याद रखिए, सीखना बंद तो समझना बंद, और सोचना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद, और सोचना बंद तो समझना बंद। इसलिए निरंतर सीखने की, सोचने की कोशिश करो। अनक्वेंचेबल क्यूरियोसिटी। ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच इस कंट्री के सीनियर आईपीएस ऑफिसर श्री उमेश मिश्रा जी उपस्थित हैं। इनके विषय में बहुत कुछ इंट्रोडक्शन आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। इन्होंने क्या लाइफ में काम किया,
किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे। आप राजस्थान पुलिस में डीजीपी की पोस्ट को सुशोभित किए, लेकिन मेरे लिए यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये डीजीपी थे या आईपीएस ऑफिसर थे, इसलिए मैंने इनको यहाँ आने के लिए आग्रह नहीं किया। मेरे जीवन में जो इनका सबसे बड़ा प्रभाव है, मैंने अपनी ज़िंदगी में 25 इयर्स की लाइफ के कैरियर में देखा है, लोग पावर, वेल्थ के लिए किस हद तक डाउन हो सकते हैं वो मैं कभी सोच नहीं सकता था। लेकिन हमने ऐसे लोग डीजी को देखा है कि जो डीजीपी की पोस्ट पे रहते हैं, सरकार उनको हटा देती है, होमगार्ड के डीजी बना देती है, फायर सर्विस की डीजीपी बना देती है, और वो आँख मूंद करके सर्विस करते हैं, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी होती है। लेकिन एक ऐसी रीढ़ की हड्डी इस देश में आज भी मौजूद है कि जिनकी 1.5 साल सर्विस बाकी थी और गवर्नमेंट चेंज हुआ, उन्होंने कहा कि हम आपको डीजीपी नहीं रखना चाहते हैं, उन्होंने स्वेच्छापूर्वक रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करके, ये तो सब ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन रिजाइन करके लोग ड्रामा करते हैं, दुनिया को बताते हैं मैंने ऐसा त्याग किया, लेकिन श्री उमेश मिश्रा जी ने किसी से एक शब्द बोलने नहीं गए कि हमने क्यों रिजाइन किया। यह बात मेरे दिल को छू गई और मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ। और इसीलिए एक बार आप सब लोग खड़े हो करके और इनको सलूट करेंगे। सब लोग स्टैंड अप और एक बार बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद। प्यारे बच्चों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्री उमेश मिश्रा साहब ने अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच में आने का प्रयास किया और हमें अपने ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित किया। आपने बहुत से इनके विचार आपने सुने और मैं नहीं समझता हूँ कि आपने किसी ने नोट भी किया होगा। किसी ने नोट किया? आप लोगों ने नहीं किया ना? किया कुछ लोगों ने? गुड, थैंक यू। तो आप सब लोग शोर करेंगे कि आपको ध्यान से सुनेंगे? पक्का? अभी आपने मॉर्निंग से एक सुन रहे हैं विचार कि हमें एक डेवलप्ड स्टेट में रहना है, एक जीनियस सिटीजन बनना है, हमें अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म्स करने हैं। तो आपके सुनते सुनते कान थक नहीं गए? आपने कोई क्वेश्चन अपने आप से किया? अच्छा, आप सब लोग एक बार खड़े हो जाइए, सभी लोग स्टैंड अप और 3 बार जंपिंग करिए। खड़े होकर के जंपिंग करिए, ऊपर ऊपर जंप करेंगे, सभी लोग जंप करेंगे। जंप करिए, देखते हैं कौन ज़्यादा कूदता है। गुड, प्लीज सिट डाउन, आप बैठ जाइए। आप सब लोग प्लीज टेक यू सीट और एक बार गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए, आप लोग नोटबुक और पेन हाथ में रखिए और आप ये सोचिए कि आज दुनिया में जो स्टडी हो रही है, रिसर्च हो रहे हैं कि एक डेवलप्ड स्टेट बनने के लिए लोग कहते हैं कि जिस कंट्री के पास कोस्टल एरिया मैक्सिमम हो वह कंट्री एक प्रॉस्पर स्टेट, एक प्रॉस्पर कंट्री बन सकती है, क्योंकि 100 किलोमीटर ओशन से रेडियस में पूरी वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन है और वर्ल्ड की 80% ट्रेड सी रूट से होते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि जिसके पास मैक्सिमम कोस्टल एरिया है वह स्टेट, वह कंट्री
एक प्रॉस्पर कंट्री बन सकती है। तो हमारे देश में 11,079 किलोमीटर कोस्टल एरिया है। जितना कोस्ट लाइन इस कंट्री के पास है उतना चाइना और रसिया दोनों देश के पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम डेवलप्ड स्टेट नहीं है। कुछ लोगों की समझ है कि अगर हिमालय आपका माउंटेन एरिया आपके पास अधिक है, मैक्सिमम है, तभी भी आप एक डेवलप्ड स्टेट बन सकते हैं। लेकिन 3,500 किलोमीटर हमारे देश में हिमालयन रेंज है और इतना बड़ा माउंटेन होने के बावजूद ये कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च किया जाता है, वो कहा जाता है कि जिस कंट्री के पास डेल्टा है, फार्मिंग लैंड है, वह वर्ल्ड की एक डेवलप्ड स्टेट हो सकती है। चाइना ने देखिए ब्राज़ील में लैंड को लीज पे लिया फार्मिंग के लिए, अफ्रीकन कंट्री में फार्मिंग के लिए लैंड लीज पे ले रहे, लेकिन हमारे देश में जितनी फार्मिंग लैंड है चाइना का हमसे 50% है। 1.74% फार्मिंग लैंड चाइना से हमारे पास अधिक है, लेकिन चाइना जहाँ पर है वहाँ पर आज हम नहीं हैं। थर्ड है कि जिसके पास फॉरेस्ट लैंड ज़्यादा होती है, फॉरेस्ट वेल्थ होते हैं, वो हर्ब्स नेचुरल रिसोर्सेज से इकोनॉमी अर्न करते हैं। लेकिन 1400 टाइप के प्लांट्स की प्रोडक्ट हम एवरी ईयर एक्सपोर्ट करते हैं, फिर भी हम वहाँ पर नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? हमारे पास ओशन कोस्टल एरिया है, हमारे पास डेल्टा है, हमारे पास माउंटेन एरिया है, और आप देखिए डेजर्ट हमारे पास जितना है, इजराइल जैसे 3 देश इस हमारे देश में बन जाएंगे जितना हमारे पास डेजर्ट है। नेचुरल रिसोर्सेस भी हमारे पास है। कुछ लोग का ये मानना है कि जिस कंट्री के पास मिनरल्स होंगे वह कंट्री प्रॉस्पर स्टेट होगी, लेकिन दुनिया में 4 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस जीरो हैं। वो है सिंगापुर, जापान, स्विट्ज़रलैंड एंड इजराइल, जहाँ पर मिनरल्स जीरो हैं, लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड स्टेट है। दुनिया में उनकी अलग पहचान है, प्रॉस्पर है, प्रॉस्पेरिटी है। फॉरेस्ट वेल्थ हमारे पास है। अब वाटर रिसोर्सेस के ऊपर भी अगर हम देखें तो लॉट्स ऑफ रिवर्स हमारे पास हैं। तो आप लोग विकसित भारत, डेवलप्ड कंट्री कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, मैंने मॉर्निंग में क्वेश्चन किया था। तो आप इसके लिए आज दुनिया की इकोनॉमी है मिनरल्स एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड की इकोनॉमी है। कहा जाता है कि जिस कंट्री के पास मिनरल्स होंगे, टेक्नोलॉजी होगी, वह कंट्री वर्ल्ड की प्रॉस्पर कंट्री होगी। आज चाइना के पास वर्ल्ड का 50% मिनरल्स है। टेक्नोलॉजी में आप देखें तो यूएस अपने जीडीपी का 2% टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है। अब यूएस की इकोनॉमी है $29.185 ट्रिलियन, उसका 2% वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड चाइना है, वो अपने जीडीपी का 2.5% टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है। चाइना की जीडीपी है $16.566 ट्रिलियन। साउथ कोरिया अपने जीडीपी का 4% टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है। जापान 3.5% और 30 कंट्री यूरोपियन यूनियन है, वो 3% जीडीपी में अपने जीडीपी का 3% टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारा देश सिर्फ 0.79% टेक्नोलॉजी में अपने जीडीपी का इन्वेस्ट करता है, जबकि हमारी इकोनॉमी साइज $3.92 ट्रिलियन है।
तो हमारी जो इकोनॉमी 3.92 ट्रिलियन डॉलर है, हम उसका 0.79% टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूएस की इकोनॉमी 29.85 ट्रिलियन डॉलर, वो कर रहे हैं 2%। चाइना की इकोनॉमी 16.566 ट्रिलियन डॉलर, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 2.5%। जापान की इकोनॉमी 4.112 ट्रिलियन डॉलर, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 3.5 ट्रिलियन डॉलर 3.5%। तो आप लोग ये सोचते हैं कि ये क्यों डिस्पैरिटी है? चूँकि हमारे देश की, हमारे नागरिक की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, वो कमजोरी ये है कि अल्लाह दे खाने को कौन जाए कमाने को। प्रमोटिंग फ्री बी स्कीम जो सरकार इस देश में मुफ्त में बांटती है, वह सरकार सिटीजन का एम्पावरिंग नहीं कर सकती है। इसलिए आज आप प्रतिज्ञा लीजिए कि मेरे माता पिता सरकारी सहायता लेते हैं, लेकिन जिस दिन मैं तैयार हुआ, मैं कभी गवर्नमेंट की खैरात पर अपना जीवन निर्वाह नहीं करूंगा। मैं खुद कमाऊंगा, खुद खाऊंगा, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये बात करेंगे आप? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अगर ये भावना नहीं रखेंगे तो आप कभी विकसित भारत में नहीं रह पाएंगे। आप खुद कहिए कि हम फ्री बी स्कीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सरकारी ग्रांट में उसको बिलीव नहीं करेंगे। हमें कुदरत ने सब कुछ दिया है, हम अपना मेहनत करेंगे, परफॉर्म्स करेंगे, हम अपनी जीवन को चलाएंगे। तो कितने लोग ऐसे हैं कि अपने ज़िंदगी में कभी ये राशन फ्री नहीं लेंगे, पैसे फ्री नहीं लेंगे? ऐसे हैं कोई लोग? दो चार धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। आप करेंगे? हम कभी भी फ्री बी स्कीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम भूखे मर जाएंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे। ये बात सही है? तो आपको इसके लिए ग्रेट सिटीजन बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? तो आप नोट करिए, देयर आर 11 सिम्टम्स इन ए जीनियस पर्सन। देयर आर 11 सिम्टम्स इन ए जीनियस पर्सन। एक जीनियस पर्सन में 11 प्रकार के सिम्टम्स पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। आपको ये लक्षण, इस प्रिंसिपल को फॉलो करने होंगे। नंबर 1, वर्क पॉलिसी। नंबर 1, वर्क पॉलिसी। हमारी कार्यनीति कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। आप लोग परीक्षा में फर्स्ट आना चाहते हैं कि फेल होना चाहते हैं? सभी लोग फर्स्ट आना चाहते हैं, फेल होने की इच्छा नहीं है। कोई नहीं। स्कूल की परीक्षा में फर्स्ट आना इम्पोर्टेंस नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था, 3rd या 4th क्लास में था, तो हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे स्कूल में आए थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए हम लोगों से क्वेश्चन किया था कि कितने विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में फर्स्ट आना चाहते हैं। तो आप तो ऐसे बोला हम आना चाहते हैं, हम लोगों ने खड़े होकर जम करके बोला था हम आना चाहते हैं। तो वो मुस्कुराते हुए कहे कि हमें ऐसे विद्यार्थी की ज़रूरत नहीं है जो परीक्षा में फर्स्ट आना चाहते हैं। उन्होंने कहा न हमें आवश्यकता है, न हमारे कंट्री को ज़रूरत है। उन्होंने एक सेंटेंस कहा था, मेरे मस्तिष्क में आज भी वो याद है। वो कहा, व्हाट यूर फील्ड यू सेलेक्ट, ट्राई टू एक्सेल इन इट। आप जो भी अपने ज़िंदगी का फील्ड चुने, उसमें फर्स्ट आने की कोशिश करें। स्कूल की परीक्षा में फर्स्ट आना इम्पोर्टेंस नहीं है, जिंदगी की परीक्षा में फर्स्ट आना इम्पोर्टेंस है। आप अपने लाइफ का जो भी फील्ड चूज करते हैं, वहाँ फर्स्ट आने की कोशिश करिए। आप देखिए धीरू भाई अंबानी, गौतम अदानी, बोथ आर नॉट मैट्रिक, लेकिन जो फील्ड उन्होंने चूज किया बिजनेस, वहाँ नंबर 1 आने की कोशिश किया।
आप देखिए, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर किसी यूनिवर्सिटी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए, लेकिन जो फील्ड चुना लिटरेचर, उसमें वो नोबेल प्राइज लेकर के आए। आप देखिए, जिसकी बुक पर दुनिया के लोग पीएचडी करते हैं, वो विलियम शेक्सपियर, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए, लेकिन लोग उनको अपना एक आइडियल मानते हैं। आप देखिए, एप्पल फ़ोन का नाम सुना है? लेने के लिए लठ खाए आप लोग? नहीं खाए। लोग उसको खरीदने के लिए लठ खाए मुंबई में। लेकिन एप्पल फ़ोन के निर्माता स्टीव जॉब्स, ही वॉज नॉट ए ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट नहीं थे। आप देखिए, अगर आप देखिए, सबसे बड़े क्रिकेट का भूत चढ़ा रहता है आप लोग को, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, वो 9th क्लास में फेल हो गए थे। तो आप अपने ज़िंदगी का, अपने लाइफ का जो भी फील्ड चुने, उस फील्ड में फर्स्ट आने की कोशिश करें। स्कूल के एग्ज़ाम में फर्स्ट आना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में नंबर 1 बने, तो आपको 4 टाइप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितनी टाइप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? लिखिए, नंबर 1, अराइव इन क्लासरूम अर्ली। क्लासरूम में समय से पहले पहुंचना, ये लाइफ की पहली प्रैक्टिस है। क्लासरूम में समय से पहले पहुंचना। आपको सुबह और दोपहर में, आफ्टरनून में यहाँ आने के लिए फोर्स को बुलाना पड़ा, लेकिन आप क्लासरूम में, ये आपका क्लासरूम है। अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, तो क्लासरूम में सबसे पहले यहाँ आना चाहिए। तो सबसे पहली ज़िंदगी की प्रैक्टिस है क्लासरूम में समय से पहले पहुँचना। दूसरी प्रैक्टिस, टीचर की बात को कंसंट्रेट होकर सुनना। जो भी अपने क्लासरूम में या जो यहाँ पर आपको बात की जा रही है, उसको कंसंट्रेट होकर के सुनना। आप सोचिए कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी प्रैक्टिस ये है कि अपने होमवर्क को इंटरेस्ट लेकर करना। जब आप यहाँ से अपने रूम में जाएं, कैंपस में जाएं, तो आप वहाँ बैठकर सोचें कि जो इन्होंने बताया था सही बताया या गलत बताया। इन्होंने ऐसी बात की तो क्यों किया, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता था। अभी ऑनरेबल मिश्रा साहब ने आपको बताया हमें आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, लेकिन आपने कभी क्वेश्चन किया कि हम आत्मा की आवाज़ को कैसे सुने, आंख बंद करके कैसे देखें? आपने इनको क्वेश्चन करना चाहिए था। आप हमें समझाइए। लेकिन अब मुझे अफसोस है कि आप लोगों में से एक भी खड़ा होकर के क्वेश्चन नहीं किया कि आप ये बोल रहे हैं, इसका सलूशन क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ है अपने होमवर्क को इंटरेस्ट लेकर करना। और फोर्थ प्रैक्टिस ये है कि जो कल हमें पढ़ना है, उसकी प्लानिंग, प्रिपरेशन हमें आज करना। जो आज से हमें 5 बरस 10 बरस के बाद काम करना है, उसकी तैयारी हमें आज करना चाहिए। इसे कहते हैं इमेजिनेशन। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि प्रत्येक बच्चे अपने जन्म के साथ 2 ईश्वरीय वरदान लेकर पैदा होते हैं। नंबर 1 पावर ऑफ आइडियाज और नंबर 2 पावर ऑफ इमेजिनेशन। विचार की शक्ति, वैचारिक शक्ति और कल्पना की शक्ति। आइडिया और इमेजिनेशन हमें बाय बर्थ मिलता है, डिवाइन बून्स, ये दो ईश्वरीय वरदान हैं। लेकिन 2 चीज़ हमें खुद पैदा करनी होती है। हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली इंस्टीट्यूशन, हमारी स्कूल इंस्टीट्यूशन, हमारी सोसाइटी इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि अपने सिटीजन में 2 चीज़ पैदा करें। और वो 2 चीज़ हैं
क्यूरियोसिटी, सीखने की जिज्ञासा, और क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, यह दो चीज़ आपके टीचर्स की, आपके पेरेंट्स की, आपकी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह आपके अंदर ये चीज़ पैदा करे। तो इसे कहते हैं वर्क पॉलिसी। तो वर्क पॉलिसी क्या बनाएंगे? कितनी बातें मैंने बताई। सबसे पहले क्लासरूम में पहुंचेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अपने टीचर की बात को कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। नंबर 3, अपने होमवर्क को इंटरेस्ट लेकर करेंगे। और नंबर 4, जो कल हमें पढ़ना है उसकी प्लानिंग प्रिपरेशन हमें आज करनी है। सेकंड सिम्टम्स, फ्लेक्सिबिलिटी। हमें कभी भी फंडामेंटलिस्ट फनेटिक्स नहीं होना चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। हमें आर्गुमेंट की तरफ इतना नहीं जाना चाहिए कि जो हार्मफुल हो, तो हमें एक अपने आप को ऑप्शंस रखना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल होने का कोशिश करना चाहिए। ज़्यादा लूज भी लॉस है और हार्ड भी लॉस है। आप देखिए, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमें सेंटर में रहना चाहिए, और वह है आत्म सेंटर। यहाँ पे होना चाहिए, आत्मा को सोचना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। और नंबर 3 है ओरिजिनलिटी। जिंदगी 2 प्रकार की होती है, एक होती है सेल्फ प्रोजेक्शन की और दूसरी होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। तो आप लोग कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं? सेल्फ प्रोजेक्शन की या सेल्फ कॉन्फिडेंस की? अगर सेल्फ प्रोजेक्शन की जिंदगी आप जीना चाहते हैं तो आप देखिए, ग्रीक में एक वर्ड है पर्सोना। पर्सोना का शब्द है, उसे आगे चल करके बना इंग्लिश में पर्सनालिटी। पर्सोना का मीनिंग है कि जो आप नहीं हैं वो खुद को आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ग्रीक में जब ड्रामा होते थे, नाटक होते थे, तो कोई क्वीन का, कोई उनके ड्रेस को देखकर समझते थे किंग है, क्वीन है, सर्वेंट है। इसको पर्सोना कहते थे। और पर्सोना से बना पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स चलते हैं, अर्थात जो आप नहीं हैं वो खुद को आप प्रोजेक्ट करते हैं। इसे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है उसके अंदर ईगो पैदा होता है। कंसीडरिंग योर सेल्फ बट यू आर नॉट। जो आप हैं उसे आप समझना नहीं चाहते, और जो आप नहीं हैं वो आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो सेल्फ प्रोजेक्शन की लाइफ को न जीकर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की लाइफ में बिलीव करना चाहिए। हमारे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा जिनका योगदान है, उनका नाम था श्री KPS गिल। श्री KPS गिल साहब इस हमारे मिशन के चेयरमैन काफ़ी वर्षों तक रहे। उन्होंने एक बात सिखलाई। हमने कहा कि क्रेडिबिलिटी को लॉस लोग कर देते हैं, ऐसे क्यों कर देते हैं? मैंने इससे एक साथ आर्गुमेंट किया तो उन्होंने कहा, बेटा देखो, जिंदगी क्रेडिबिलिटी 2 प्रकार की होती है। हमने कहा क्या? तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि एक क्रेडिबिलिटी तलवे चाट कर बनाई जाती है और दूसरी क्रेडिबिलिटी तलवे घस कर बनाई जाती है। तो जो तलवे घस कर बनाई जाती है वो सस्टेनेबल होती है, और जो खुशामद करके, प्रोपेगेंडा करके वो क्रेडिबिलिटी को अचीव किया जाता है, उसका कोई फ्यूचर नहीं होता है। तो हमें हैव ए गुड हार्ड वर्क, कीप गुड इंटेंशंस, बी ऑन द राइट ट्रैक एंड राइट डायरेक्शन। हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, अच्छी नीयत रखना चाहिए, सच रास्ते पर चलना चाहिए
और सही दिशा में चलना चाहिए। तभी हम ओरिजिनलिटी को समझ सकते हैं। नंबर 4, इमेजिन लाइक अ चाइल्ड। हमें हमेशा बच्चों की तरह कल्पना करना चाहिए। किसकी तरह कल्पना करना चाहिए? आप बच्चे हैं या बड़े? आप बच्चे होकर के कुछ सीखते हैं? अच्छा, चलो मैं आपको भी बता रहा हूं, अभी 14 जनवरी आने वाली है। आने वाली है नहीं आने वाली? जिसे कहते हैं मकर संक्रांति उताहनी। तो आप लोग पतंग उड़ाएंगे? तो पतंग उड़ा करके आपने क्या सीखा? आपकी तरह एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था माइकल फैराडे। क्या नाम था उनका? माइकल फैराडे। उन्होंने पतंग उड़ाया और पतंग को उड़ा करके उन्होंने सोचा कि इसमें न्यूमेटिक एयर प्रेशर है। क्या है इसमें? एयर प्रेशर है, इसमें हवा का दबाव है। तो उन्होंने क्या किया? केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, उसको उन्होंने कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट करके बताया कि इस एयर में 78.04% नाइट्रोजन है, 20.946% ऑक्सीजन है, 0.943% ऑर्गन है, 0.039445% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.0018% नियोन है, 0.00052% हीलियम है, 0.00179% मीथेन है, 0.000114% क्रिप्टॉन है, 0.000055% हाइड्रोजन है, 0.000325% नाइट्रस ऑक्साइड है, और सबसे इम्पोर्टेंस इसमें 0.00001% कार्बन मोनोऑक्साइड है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स पॉइजन होता है। 0.00009% जिनोन है, 0.0000000 ओजोन है, और सबसे इम्पोर्टेंस है कि 0.00000 ओजोन है और 0.00001% आयोडीन है। लेकिन इस एयर केमिकल कंपोजिशन में एक सेल है, उसका नाम है मॉलिक्यूल। क्या नाम है? आप कभी हैदराबाद जाएंगे तो वहाँ एक इंस्टीट्यूशन की विजिट करिए, उसका नाम है CCMB। क्या नाम है? सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वह मॉलिक्यूल सेल इस एयर को हमारे बॉडी में, हमारे मुख और नोज के बीच में मिलियन सेल्स होते हैं, और उस एयर को रिफाइन करते हैं। वो नाइट्रोजन को, हीलियम को, ऑर्गन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, जो पॉइजन है, सबको अलग करके हमारे लंग्स में ऑक्सीजन डालते हैं, और वह ऑक्सीजन हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड से फिर वो जा कर के हमारे ब्रेन और हार्ट में आता है, और जिससे हमारी लाइफ चलती रहती है और वो अच्छा होता है। अगर इसको हम 4 मिनट के लिए स्टॉप कर दें तो अ ह्यूमन बीइंग विल बिकम वेजिटेटिव फॉर्म। हमारी जीवन की वैल्यू सिर्फ 4 मिनट्स होगी। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमें हमेशा इमेजिनेशन करना चाहिए कि उन्होंने पतंग उड़ा करके ये सोच कर ली। आप देखिए, आप लोग वॉश बेसिन में यहाँ हैंड वॉश करते हैं। आपके यहाँ वॉश बेसिन लगा है यहाँ पे? आप देखते हैं कि होल में वाटर रोटेट करते हुए जाता है, स्ट्रेट जाता है, रोटेट करता है। आपने सोचा कि वाटर रोटेट क्यों कर रहा है? आपकी तरह एक गर्ल्स थी, उसका नाम था व्हीलर विल्कॉक्स।
उसने ये देखा कि वाटर ये रोटेट करते हुए इस होल में क्यों जा रहा। उसने अपने टीचर से पूछा, अपने पेरेंट्स से पूछा, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुई। अभी हमारे मिश्रा साहब कह रहे थे कि अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, कह रहे थे हमें अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बोल रहे थे या नहीं रहते। तो हम भी कहते हैं हमें अपने टीचर पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन उनकी बात पर कभी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी बात पर अगर हमने विश्वास किया तो हम अपने आप को, ब्रेन को मॉर्गेज कर देंगे। अगर व्हीलर विल्कॉक्स ने अपने टीचर की बात को विश्वास कर लेती, अपने पेरेंट्स पर विश्वास कर लेती, तो वह वाटर के विषय में इतना रिसर्च नहीं कर सकती। उसने आगे चलकर 17 ईयर्स स्टडी किया और 17 ईयर स्टडी करके बताया कि 333 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर वाटर इन दिस यूनिवर्स, इसमें 96.54% वाटर अंडर ओशन, समुद्र में है, 1.79% वाटर स्नोफॉर्म ग्लेशियर में है, 1.69% वाटर ग्राउंड वाटर है जो ज़मीन के नीचे है, 0.022% वाटर ग्राउंड ग्लेशियर वाटर है, 0.013% वाटर लेक वाटर है जो झीलों में है, 0.001% वाटर एटमॉस्फेयर वाटर है जो हवा के अंदर है, 0.001% वाटर मॉइस्चर वाटर है जो मिट्टी सॉइल में है, 0.0002% वाटर रिवर वाटर है जो नदियों के अंदर है, 0.0008% वाटर स्वैम्प वाटर है जो दलदल में है, और 0.0001% वाटर बायोलॉजिकल वाटर है जो ह्यूमन, एनिमल, बर्ड, प्लांट के बॉडी फॉर्म में है। उसमें 1% वाटर ही ड्रिंकिंग वाटर है। उसने ये रिसर्च किया, एनालिसिस किया कि साइक्लोन और ज्वार भाटा ये सब क्यों आते हैं, इस पर थीसिस लिखी। अगर उस लड़की ने इस वाश बेसन में जो वाटर रोटेट करते हुए जा रहा है, इस पर उन्होंने क्वेश्चन किया, तो ये क्या है, इमेजिनेशन एंड आइडिया, उसने कल्पना किया ऐसा क्यों हो रहा। तो अगर आपको जीनियस पर्सन बनना है तो इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए। कितना हमने बताया, हमने कितनी क्वालिटी बताई जीनियस पर्सन की, किसने नोट किया है, आप बताइए कौन कौन सी बताया मैंने। नंबर 1 वर्क पॉलिसी, नंबर 2, नंबर 3, ये लड़के नहीं कुछ बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, मैं ऐसे गला फाड़ने वाला नहीं हूँ। आप ये देखेंगे कल से ये चीज़ें हमें नहीं मिलनी चाहिए। ये आपका क्लासरूम नहीं है, यहाँ आपको डिसिप्लिन का परिचय देना है। हर एक स्पीच का आपको नोटबुक बनाना है और नोटबुक लास्ट में आप हमें प्रेजेंट करेंगे, और जो इसका सबसे अच्छा होगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, और जो सबसे बेस्ट होगा और जो अच्छा नोट बनाएगा उसको, सबकी स्पीच का जो अच्छा नोट बनाएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, और जो सेकंड आएगा उसको 75,000, और जो थर्ड आएगा उसको 50,000, और बाकी जो नहीं बना पाएगा उसको भगवान का आशीर्वाद दिया जाएगा। तो आपको भगवान के आशीर्वाद लेना है, क्या करना है। हमारे देश की प्रॉब्लम है, हम पैदा हुए भगवान ने कर दिया, हम बड़े हो गए भगवान ने कर दिया, परीक्षा में पास हो गए भगवान ने कर दिया, शादी हो गई भगवान ने करा दिया, बच्चा पैदा हुआ भगवान ने कर दिया, नौकरी मिल गई भगवान ने कर दिया, और बुढ़े होके मर गए भगवान ने मार दिया। तो पैदा होने से मरने तक का जब कॉन्ट्रैक्ट भगवान लेगा तो आप चांद पर, मून पर, वीनस पे नहीं जा पाएंगे। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपना परिश्रम करना पड़ेगा, और ये आपकी कमजोरी नहीं चलनी चाहिए। तो मैं अपनी स्पीच अब आगे नहीं दे सकता।
आप चूंकि डिसिप्लिन का परिचय नहीं दे रहे, अब देंगे? तो चलो एक बात और बता देता हूँ। एक नेक्स्ट है अनक्विंचबल क्यूरियोसिटी। अनक्विंचबल क्यूरियोसिटी, निरंतर सीखने की जिज्ञासा। हमें हमेशा निरंतर कोशिश करना चाहिए कि हमें लोगों से सीखना है। अभी जो इन्फॉर्मेशन की बात की, हमारे लाइफ में 5 सोर्स हैं इन्फॉर्मेशन के। सबसे पहले हम फैमिली इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं, लर्न फ्रॉम फैमिली। दूसरा, हम लैंग्वेज सीखते हैं सोसाइटी से, लर्न फ्रॉम सोसाइटी। थर्ड, करिकुलम, पाठ्यक्रम से हम सीखते हैं, स्कूल कॉलेज से, लर्न फ्रॉम करिकुलम। और फोर्थ है लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, हम जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। और फिफ्थ है लर्न फ्रॉम नेचर, हम प्रकृति से सीखते हैं। तो हमारे जीवन में ये इन्फॉर्मेशन के 5 सोर्स हैं। तो हमें यहाँ से लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो एक बात याद रखिए, सीखना बंद तो समझना बंद, और सोचना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद, और सोचना बंद तो समझना बंद। इसलिए निरंतर सीखने की, सोचने की कोशिश करो। अनक्विंचबल क्यूरियोसिटी।